आ चुके हैं सर। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ला नबिय्य बअद। We have around 425 participants and still the people are coming and joining us. इनमें जो हमारा आज का सेशन है वो पावर बीआई पे है और हमारा टारगेट ये है कि हमने एक स्मार्ट डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है। कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हो किसी भी कंपनी से मुतल्लिक, चाहे वो हॉस्पिटल का डेटा हो, चाहे क्लिनिक का डेटा हो, चाहे किसी बॉयलर्स की रीडिंग हो, चाहे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा हो, चाहे सेल्स का डेटा हो, परचेज का डेटा हो, या स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट आपके साथ हूं मैं, अगर आप कहेंगे सलमान के पास, तो हमारे पास अगर किसी भी तरह का कोई डेटा अवेलेबल है तो हम मुख्तलिफ वे में मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए उनको विजुलाइज करवा सकते हैं। वी हैव अराउंड 3 hours and inshallah I will try my level best to convey maximum out of what I have with me for now in the form of slides and in the form of knowledge, कि हम इन 3 घंटों में मैक्सिमम कन्वे कर पाएँ। इसमें कुछ बेसिक्स या कुछ फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है, वो भी हम क्विकली उसको लेंगे, लेकिन इतना क्विकली नहीं कि अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, और ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास अपने सिस्टम्स या लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे, और जो मुझे कन्वे किया गया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास ऑलरेडी पावर बीआई इंस्टॉल हो चुका है और बाकी के पास इंस्टॉल नहीं है, तो वो इंशाल्लाह हमारे इस सेशन के दौरान मैं गाइड भी करूँगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। और लिंक्स में आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। 2 मेजर वेज होते हैं, तो एक इजी वे है और दूसरे के अंदर मुझे जो ज़्यादा बेहतर लगता है मैं इंशाल्लाह वो दोनों आपसे शेयर कर दूंगा। जो बेहतर होगा वो आप फॉलो कर लीजिएगा। आई विल आल्सो गाइड यू ऑन इट। सेकेंडली, अभी हमारा यही सेशन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से मुतल्लिक है, मैं बात कर रहा था कि डेटा को विजुलाइज करवाने के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक जो बड़ा खूबसूरत टूल है और बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है और हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है टूल, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का है। इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हम क्यों इसको चूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन नॉट इन डिटेल, जस्ट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हमारा जो ये जो सेशन है मैंने डिज़ाइन किया है, तमाम ये जो कोर्स है मेजरली 4 लेवल्स में। तो ये इस वक्त जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो हम जिस पे वर्किंग करने जा रहे हैं, जिसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, वो लेवल 1 है। इस लेवल 1 में हमने कुछ फाउंडेशंस ले डाउन करेंगे और उन फाउंडेशंस पे, उन बुनियादों पे फिर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और एक बेसिक और बुनियादी ढांचा भी खड़ा करेंगे और कुछ खूबसूरत करना भी देखेंगे, इसको, इसका मेकअप करना भी देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन मीन्स कि जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है उसमें कुछ इसके की जो जो मोर समवट एडवांस फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और थर्ड लेवल में ऐप डेवलपमेंट है और मीन्स के प्रीवियसली हम ऐसा किया करते थे कि बहुत हैवी अमाउंट दे के, बहुत हैवी कॉस्ट बियर करके हम एप्लीकेशन डेवलप किया करते थे, और जिसमें बहुत सी कोडिंग इन्वॉल्व होती थी और बहुत सारा एफर्ट्स और जो स्किल्स इन्वॉल्व होती थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने ये काम बहुत आसान कर दिया। आपके पास सिर्फ डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को, आपके पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा से वो मोर और लेस वो सारी एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है। लेकिन फॉर्म में और रिपोर्ट में जो फ़र्क
ये सारा रिपोर्टिंग के लिए है, नॉट फॉर फॉर्मिंग। फॉर्म मीन्स के द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू input the data, and the report is where the output of the data is displayed. Forms for input or reports for output. तो ये जो tool है Microsoft Power BI, this is reporting tool, this is visualization tool, this is output presentation tool. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करना कि जो इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं. नो वी आर स्टार्टिंग एट लेवल 1. इन दिस लेवल 1 लेट्स स्टार्ट हिट. नंबर 1, डेटा है क्या चीज़. इसमें जो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा, प्रीवियसली हमारे पास एक डेफिनेशन हुआ करती थी डेटा की कि एनी एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड डेटा. ये तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेफिनेशन है. एनी एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट that you want to convey, that you want to communicate, that you want to have with you and to transform it to the knowledge, to the information is called as data. Previously हम कहा करते थे डेटा को raw material is called data. Fine. लेकिन अगर हम एक कंक्रीट डेफिनेशन लें डेटा की, तो डेटा मीन्स के any entity of interest that you want to communicate, that you want to transform to the knowledge, to the information, and any entity of interest that you want to communicate, this is called as data. Data different forms में होता है, और for example text form में भी data है, और image form में भी data है, voice form में भी data है, और image form में भी data है, voice form में भी data है, video form में भी data है. और interestingly, let me share an interesting thing with you. आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि जितने भी सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स हैं, ये तमाम ब्रीच होना कोई बड़ी बात नहीं होगी जब क्वांटम कंप्यूटिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी अपनी रियल फॉर्म में. और इसी के अंदर जो दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, सुपर पोजिशनिंग का और रीइंफोर्समेंट का, और जो इसके दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके क्वांटम कंप्यूटिंग के, इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे इस वक्त तक जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, उनमें से आपने टेली ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, टेली मार्केटिंग. जहाँ पर वर्ड टेली यूज हो रहा होता है इट मीन्स दूर, तो टेलीपोर्टेशन मीन्स कोई भी चीज़ है उसको मूव करवाना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना डिस्टेंस तक, एट अ फार डिस्टेंट एरिया, फार डिस्टेंट प्लेस. हम वीडियोस में देखा करते थे, और अभी भी होती हैं ऐसी वीडियोस कि एक मशीन है, उसमें कोई बंदा जाके खड़ा होता है, कोई पर्सन खड़ा होता है, वो मशीन लाइक सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो बहुत तेज से मूव करती है और वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरी जगह में जाके वहाँ पहुँच जाता है और हमें नज़र आता है. तो ये बहुत पुरानी वीडियोस में हम देखा करते थे. आज ये चीज़ें जो है वो अपनी रियल फॉर्म में, अपनी एग्जिस्टेंस में नज़र आ रही हैं और आनी शुरू हो गई. इस पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और उनके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की है. और अभी एक एटम को सक्सेसफुली, जो न्यूज़ अवेलेबल हैं, एक एटम को सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है इसी काम के लिए. और इसीलिए तो वी कैन से दैट अ पर्सन, even some bottle, some candy, some mobile, some object can also be a data in itself, that we have interest to it, to have knowledge of it, to convey it, to transport it, to communicate it. तो ये जो डेटा का वर्ड है ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक. सो सिंपल इज दैट, इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा जो अभी क्रक्स निकला हमारी बारी बातों का, वो ये है कि डेटा की कम्युनिकेशन, डेटा क्या चीज़ है, एनी एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट, whether it's a picture, whether it's a voice, whether it is some image, whether it's a video, whether it's even some object,
we call it as a data. Fine. तो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में डाटा की डेफिनेशन मुख्तलिफ है. हम इस वक्त जिस कॉन्टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं ये किसी भी कंपनी का डेटा हो सकता है. डेटा की टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी. ये उसको समराइज किया गया है. इसमें रिलेशनल रिकॉर्ड्स हैं, ये प्रेजेंटेशन है. लाइक आप टेबुलर फॉर्म में भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में भी, डॉक्यूमेंट फॉर्म में डेटा अवेलेबल है. कोई ट्रांजैक्शनल डेटा है या वर्ल्ड वाइड वेब में सोशल मीडिया पे डेटा अवेलेबल है. these all things are डेटा. एक अगर इसमें आगे देखें हम, ओके, ये वीडियो का डेटा है. वीडियो, यू नो दैट कि वीडियो एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं हाथ यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो एक कैमरे से कंटिन्यूसली इसकी इमेजेस लिए जा रहे हैं, तो ये अगर इसको मैं वीडियो की फॉर्म में डिस्प्ले करवाऊंगा, वीडियो की फॉर्म, कोई किसी कैमरे से वीडियो बनाऊंगा, तो ये हमें एक मूविंग सारी ऑब्जेक्ट नजर आएगा. हैंड इज मूविंग, लेकिन ये हैंड इज मूविंग, ये इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस. और इनको अगर एक खास फ्रीक्वेंसी से, एक खास स्पीड से इनको मूव करवाया जाए तो ये वीडियो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. और अगर इनको बहुत स्लो मोशन में करवाया तो हमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ इमेजेस होते हैं. टेम्पोरल डेटा होता है, टाइम बेस्ड डेटा है, जिसके अंदर टाइम सीरीज से मुतल्लिक है. लाइक जिस तरह क्रॉप का डेटा है, वो मुख्तलिफ सीजन में, या प्रोडक्शन का डेटा है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन का डेटा है, फलां मंथ में कितनी प्रोडक्शन हुई फलां में. और सीक्वेंशियल डेटा है, जेनेटिक डेटा है, जो कि ज़ूलॉजिस्ट और बोटैनिस्ट और जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं मेडिकल साइंसेज में. स्पेशल डेटा है जो कि मैप से रिलेटेड है, इमेज या वीडियोस का डेटा है. तो ये सारा डेटा कहलाता है. फाइन. हमारे पास डेटा की दो मेजर फॉर्म्स होती हैं. एक को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो. कितनी आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा से क्या मुराद है, जो कि क्लीन डेटा हो, नॉट क्लीन डेटा हो, जो कि टेबुलर फॉर्म में हो और नॉइज फ्री हो. और मोस्टली हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा होता है जिस पे हमारी क्वेरीज वर्क कर सकें. वो सीक्वल क्वेरीज हैं, सीक्वल क्वेरीज हो सकती हैं, या और कोई क्वेरी लैंग्वेजेस हो सकती हैं. और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, जो कि मैसेज की फॉर्म में हो, जो कि लाइक्स की फॉर्म में हो, ट्वीट्स की फॉर्म में हो, या ब्लॉग्स की फॉर्म में हो, या रैंडम डेटा जिसके अंदर मिक्स हो सारी चीजें. वी कॉल इट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो इस वक्त जो हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक की अगर एक वर्ड, दो वर्ड में बताया जाए कि ये किससे मुतल्लिक है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस से मुतल्लिक है. तो बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब, बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटा साइंस में यही फर्क है कि डेटा साइंस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा दोनों को डील करता है, और एक पूरा सीक्वेंस है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और तमाम टेक्निक्स. तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर हम सारा स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं, और इसको हम पर्टिकुलर डेटा होता है और बिजनेस से मुतल्लिक डेटा होता है, ओनली फॉर बिजनेस रिलेटेड डेटा. गॉट इट? अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेज योर हैंड्स. एनी टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर अवेलेबल, इवन आफ्टर द लेक्चर इज अवेलेबल. तो कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग जिसकी ज़रूरत हो, रेज योर हैंड. और मैं इंटरप्ट, अगर मैं कुछ देर तक वो ना देख सकूं कि हैंड रेज है क्वेश्चन के लिए, तो जस्ट इंटरप्ट मी एंड पुट योर क्वेश्चन प्लीज. डेटा ऑब्जेक्ट्स हम किसे कहते हैं? ओके, डेटा सेट्स आर मेड अप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. कोई एंटिटी है, एनी एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड डेटा. एनी एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड डेटा. और इसका जो भी एंटिटी, वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, वो कोई बॉटल हो, सेल फोन हो, लैपटॉप हो, दिस इज ऑल ऑब्जेक्ट्स.
और जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी खसूसियात होती हैं, इसका कलर है, इसका साइज है, आई कलर है, लिप्स कलर है, और नॉस्ट्रिल्स साइज है, या नोज टू लिप्स विथ है, नोज टू विथ डिस्टेंस है, या कोई भी डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, प्रोफेसर्स का, वो तमाम उसकी क्वालिटीज उन्हें बोलेंगे, वो उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। गॉट इट? तो ओके, इन्हें हम सैंपल्स भी कहते हैं, एग्जांपल, इंस्टेंसेस, डेटा पॉइंट्स, टपल्स। ओके, एंड डेटा ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट्स, फाइन, और डेटाबेस रोज डेटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होते हैं और कॉलम जो है वो एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होते हैं। गॉट इट? तो ये डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स की। फाइन, हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज जो अपने एट्रीब्यूट्स रखती है, जस्ट लाइक आई कोटेड सम एग्जांपल्स, लाइक प्लांट है, फैन है, दीज आर डेटा ऑब्जेक्ट। और इसके एट्रीब्यूट्स, लाइक अगर फैन को लें तो इसका कलर क्या है, इसकी आरपीएम क्या है, इसके पर कितने हैं, और इसका रॉड साइज कितना है, इसके परों का साइज कितना है, वो तमाम चीजें इसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। इस तरह प्लांट है तो प्लांट का नाम, उसका टाइप, उसके लीव्स का शेप, और उसकी शूट्स का साइज, अमूमन उसकी रूट, ये तमाम की तमाम उसकी तमाम चीजें। फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इटसेल्फ ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं अगर वो फर्दर अपने एट्रीब्यूट्स रखते हैं। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पर इस स्लाइड में मुख्तलिफ दिए हुए हैं, एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, इनकी टाइप्स होती हैं जिन्हें हम आमतौर पे एक नॉमिनल डेटा होता है, जिन्हें हम नेम दे सकते हैं। इस तरह हेयर कलर है, ये हेयर कलर इज एन ऑब्जेक्ट, और इसका जो डेटा, इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, हेयर कलर इटसेल्फ कैन बी एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो सकते हैं इसके, सॉरी, हेयर कलर के आगे फर्दर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती है इसके अंदर। यानी ये एरे टाइप हो सकता है, ऑबॉन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट, कोई भी कलर हो सकता है। इस तरह मैरिटल स्टेटस में 2 वैल्यूज होती हैं, जेंडर में भी 3 वैल्यूज होती हैं, और मेडिकल टेस्ट अमूमन पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर साइज है, टेम्परेचर है, ये तमाम के तमाम इस एट्रीब्यूट्स डेटा के अंदर आएंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेटा सेट। डेटा सेट होता क्या है? डेटा सेट, सिंपलेस्ट डेटा सेट, मैंने आपको 2 फाइल शेयर की, उम्मीद है सबको मिल गई होंगी। एक बहुत सिंपल सी फाइल है, और दूसरी जो है वो समवट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस लिहाज से है कि उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं और मल्टीपल रिलेशंस हैं, और वो तमाम का तमाम डेटा एक ऐसी कंपनी का है जो कि वर्ल्ड वाइड सेल करती है अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। और जो पहला डेटा है वो यूनिवर्सिटीज़ का है, आपने क्यूएस रैंकिंग सुनी होगी, वो बहुत सिंपल सी फाइल है, और तमाम जो मेरे ऑडियंस हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से इंटरेस्ट है, तो आपने यूनिवर्सिटी से लिंक अप हैं। तो क्यूएस रैंकिंग हम सुनते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए रैंकिंग होती है। क्यूएस रैंकिंग, हाँ, क्यूएस हर साल अपनी रैंकिंग देता है वर्ल्ड वाइड, टॉप 1000, टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज। तो वो जो मैंने दूसरी फाइल शो की है वो सिंपल फाइल है, वो उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज का डेटा दिया गया है। 2 फाइल्स हैं, एक की टॉप 1000 या 2000 तक आलमन, और दूसरी मैंने शॉर्ट की हुई है, उसके अंदर सिर्फ 200 टॉप 200 यूनिवर्सिटीज का डेटा मौजूद है। तो वो सिंपल फाइल है, दैट इज अ डेटा सेट। मीन्स डेटा सेट किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक या किसी भी इंटरेस्ट से मुतल्लिक कोई उसके मल्टी ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे पास अगर मौजूद हैं तो वी कॉल इट एज अ डेटा सेट। इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक हम बोलते हैं डायमेंशनैलिटी। डायमेंशनैलिटी डेटा सेट की क्या होती है कि उसमें कितने ज्यादा, उसके कितने कॉलम्स हैं। So each column is the attribute, is the column name, is the attribute name.
तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। तो ये तो इसकी एक टर्मिनोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है, लेकिन एनीवे आई पर्सनली आई डोंट लाइक दिस वर्ड कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। कर्स का मतलब मन लानत होता है, और लानत हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि लानत या शैतान के बारे में या किसी झूठे के बारे में, तो इट मीन्स लानत मतलब अल्लाह की रहमत से दूर। तो लेकिन यहाँ पर ये वर्ड हम यूज करते हैं, ये एक टर्म है जो कि वर्ड यूज हो रही है। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी मीन्स ऐसा टेबल जिसके बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं। स्पार्सिटी किसे कहते हैं, यानी ऐसा टेबल जिसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो उनकी वैल्यूज बहुत दूर दूर है और दरमियान में कुछ मिस है वैल्यूज, मीन उसमें जीरो ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आगे। रेजोल्यूशन मीन के जो वैल्यूज हैं किसी भी एट्रीब्यूट से मतलब जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज वेरी क्लोज टू ईच अदर, और दिस इज कॉल्ड हाई रेजोल्यूशन। और अगर एक दूसरे से दूर दूर वैल्यूज हैं तो फॉर एग्जांपल 1, 50, 100, 195, 280, ये बहुत दूर दूर वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड एज हाई रेजोल्यूशन। बट इन कंपैरिजन टू अनदर वन, तो अनदर वन क्या है, लो रेजोल्यूशन मीन्स 1, 5, 9, 15, 20 डेटा इज क्लोजर टू ईच अदर, तो we call it a high resolution data और low resolution data। डेटा की कैटेगरीज क्या हैं, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स क्या हैं, ये आमतौर पे जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं ये इस पे बहुत एफर्ट्स एक्सर्ट करते हैं, और ये पूरे इनके कोर्सेज होते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, एनोवा मेनोवा आप लोगों ने सुना होगा, जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस के लिए। तो 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, एनीवे। तो ये यूनिवेरिएट, ये पहले मैं डेटा की बात कर लूँगा, डेटा की मल्टीपल कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिवेरिएट, और एक को हम दूसरे को हम कहते हैं बाईवेरिएट, और एक है मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट मीन्स कि ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद हो, एक ही कॉलम हो, उसका एक ही एट्रीब्यूट हो। बाईवेरिएट एनालिसिस जिसके दो हो, और मल्टीवेरिएट जिसके दो से ज्यादा हो। इसको एनालिसिस मीन्स कि हम इसको एनालाइज करने की हमारे पास टेक्निक्स कौन सी होती हैं। हम इधर विजुअलाइजेशन से मुतालिक बात करेंगे। अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मॉड यूज करते हैं, मीन, मीडियन मॉड, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बात की जाती है कि क्लासरूम के मुतालिक या इधर इस सेशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मुतालिक अगर बात की जाए, तो जो इनका जो काउंट है, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेंट्स कौन है, irrespective to that के पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम फीमेल जेंडर और फ्रॉम मेल जेंडर, तो ये एक ही वेरिएबल होगा पार्टिसिपेंट का, तो वेदर दे आर मेल और फीमेल। और अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम इसी को बाईवेरिएट में ले जाएं, तो फिर हम जेंडर का यूज कर सकते हैं कि जेंडर में अगर जेंडर मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, कौन कौन मेल है कौन कौन फीमेल है, ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे मुख्तलिफ। लेकिन अगर हम चलो पार्टिसिपेंट की बात करें तो ये एक वेरिएबल है। तो ओके, तो यूनिवेरिएट 1, बाईवेरिएट 2। पर इसके लिए हम एनालिसिस कौन सी, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स, ग्राफ यूज करते हैं हम इनको विजुलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पाई चार्ट है और बार चार्ट है। ये जो हम चीजें देख रहे हैं इंशाल्लाह इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। बाईवेरिएट एनालिसिस क्या है, ये मैं फील कर रहा हूँ कि आई एम अ बिट फास्ट, लेकिन हर पॉइंट पे कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अंडरस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट किया जा सके। तो अगर इवन देन अगर कोई चीज़ मिस हो रही है, नहीं अंडरस्टैंड हो पा रही, या मैं अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहा, तो काइंडली यू मे आस्क द क्वेश्चन। ओके, बाईवेरिएट जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे दिया आपको, इसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस मींस के दो वेरिएबल्स है ना, उनका आपस में लिंक, कोरिलेशन भी दो का लिंक आपस में, तो कितनी इंटेंसिटी है और आया कि रिलेशन है भी कि नहीं, कोरिलेशन कोरिलेशन अगर कितनी इंटेंसिटी है इसकी कहाँ तक है, तो वी कॉल इट एज अ
रिग्रेशन। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम बात करते हैं मोर देन वन। फॉर एग्जांपल इसकी बात हो रही है कि डॉक्टर हैज कलेक्टेड डेटा ऑन कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड वेट, तो दिस इज मोर देन 2। ये स्टिल पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो इस वजह से बार बार कुछ थोड़ा बहुत इंटरप्ट हो रहा है। एनीवे, कॉमनली यूज्ड जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस की टेक्निक्स है, इसमें फैक्टर एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है। ये तमाम के तमाम एनालिसिस जो हैं ये सिर्फ अभी बताने के लिए, ये कहने के लिए कि ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें इसलिए हैं कि ये सिर्फ एक कानों से गुजारने के लिए है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो सिर्फ एक ही टेक्निक पे हम 1-1.5 घंटा लगा सकते हैं। हम इनको क्लासेस में हम इन चीज़ों को पढ़ाते हैं। जब एक हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इधर बिजनेस इंटेलिजेंस का, तो उस सब्जेक्ट में हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल से कवर करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स जो हैं वो इसमें एक फैक्टर एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है, पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और रिडंडेंसी एनालिसिस। ये तमाम ये एनालिसिस टेक्निक्स हैं जो कि हम मल्टीवेरिएट डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन ज़हन में शायद रेज हो कि ये डेटा सेट जनरेट कैसे किया जाता है, डेटा सेट हम जनरेट करते कैसे हैं। आपको में भी आपने ये देखा होगा कि कुछ क्वेश्चनियर्स वगैरह फिल करवाते हैं हम अपने एम्प्लॉयर्स से, अपने बायर्स से और अपने जो कोलीग्स से, या समटाइम्स जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं वो डोर टू डोर भी जाके डेटा फिल करवाते हैं। और पहले तो ऐसे हुआ करता था, अब तो हमें काफ़ी अर्सा हो गया ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ देखा नहीं है। वो घर में कुछ लोग आया करते थे, ख़वातीन और मर्द वगैरह, तो वो सारा फॉर्म उनके हाथ में होता था। अच्छा जी, आप कौन सा सोप यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, पूरी एक लिस्ट बना पूरा लेके जाया करते थे। तो ये असल में डेटा कलेक्शन हो रही होती थी, जिसे हम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन कहते हैं। और अगर ये डेटा कलेक्ट हो गया, एक कंपनी ने कर लिया, उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज ने उनसे परचेज किया, तो दे आर यूजिंग सेकेंड हैंड डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो जो हमारे पास डेटा, वो सारा हमारे पास जो फॉर्म्स फिल हो रहे होते हैं जिसमें पूछते हैं हाँ जी क्यों आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कौन सी व्हीकल पसंद है, क्यों पसंद है, इसकी स्टीयरिंग कैसा है, इसकी सीट कैसी है, इसमें कंफर्ट लेवल कैसा है इसका, इसकी ब्रेक्स के बारे में आप क्या कहते हैं, इसका जो सेंसर जो हैं वो सेंसर कितने रिस्पॉन्सिव हैं, और कि जो इसका वेट है और जो इसके व्हील्स हैं और वट एवर इज मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं, हम एक फॉर्म फिल कर लेते हैं। अब ये जो फॉर्म फिल कर लिया हमने, इस फॉर्म को हम फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 लोगों से 10,000 लोगों से फॉर्म फिल करवाया, अपने एम्प्लॉय से, अपने जो यूजर्स हैं, अपने बायर्स हैं, उनसे फिल करवाया, और उनको हमने एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एक्सेल सारे जानते हैं, एक्सेल में हमने उसकी एंट्री कर दी हमने उसकी। वैसे तो डायरेक्टली एंट्री पावर बी में भी हो जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें एंट्री करने के बाद उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, और जितना यूज़र फ्रेंडली डेटा एंट्री में एक्सेल है उतना पावर बी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, पावर बी भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं चीज़ों को साथ साथ लेके चलाना। किसी एक प्रोडक्ट के बोनस के आने से एक्सेल की सेल में फ़र्क ना पड़े, तो क्यों, क्योंकि उसके टारगेट मार्केट डिफरेंट है और उसकी टारगेट मार्केट डिफरेंट है। तो एनीवे, तो इस तरह से डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको सिस्टम एक्सेल में एंटर करने के बाद फिर उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हम सारा डेटा फॉर्म्स की शक्ल में कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम इनपुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एसपीएसएस में,
मिनी टैब में, स्टैटिस्टिका में, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इवन इन पावर बीआई के अंदर। तो ये हम सारा उसके अंदर एंटर कर देते हैं। गॉट इट। तो ये एक डाटा सेट जनरेशन बन जाती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ डाटा सेट जनरेशन की। ये एक कुछ मेडिकल डोमेन से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन थी, उसमें ये एग्जांपल मैंने कोट की थी। फॉर एग्जांपल एनीवे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी है। ये ना कहिएगा कि हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और ये मेडिकल की एग्जांपल कहाँ से आ गई। वी कैन स्किप इट, क्योंकि जो मेरा मकसद था डेटा सेट जनरेशन का, वो मैं आपको उस फॉर्म्स पे इनपुट के थ्रू समझा चुका हूँ। लेकिन एनीवे मे बी अगर कोई थोड़ी सी डेफिशिएंसी तो इस एग्जांपल से भी क्लियर हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्लास हम इधर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मशीन लर्निंग का, उसमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें हमने ये कोड की थी एग्जांपल, उसमें कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल दो इंसेक्ट्स हैं, एक है कैटिटिड और एक ग्रास होपर है। उनकी शक्ल ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। तो ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये किया कि जो कैटिटिड है या ग्रास होपर है, उनके तमाम के ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। फाइन, ग्रास होपर या कैटिटिड एक ऑब्जेक्ट है, या आप कोई भी व्हीकल ले लें, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। फिर अब उसके स्टीयरिंग, उसकी सीट्स, उसका रूफ हाइट, और उसके गियर्स, उसका एलसीडी, और उसके व्हील्स, और उसकी पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक, नॉट पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक, ये तमाम के तमाम इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इस तरह ये कैटेटेड है, एब्डोमेन लेंथ है, थोरैक्स लेंथ है, और एंटेना लेंथ है, मैंडिबल साइज है, लेग्स लेंथ है, और स्पाइरिकल डायमीटर है। ये वो इसके चीज़ें हैं, ये इसके सब ऑब्जेक्ट्स भी नहीं हम कह सकते हैं। और मेन ऑब्जेक्ट हमारा एक व्हीकल हो गई, उसके सब ऑब्जेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल व्हील, दिस वन जो मैंने आपको जिनके मैंने नाम लिए। गॉट इट। तो अब हमने ये देखा कि इनका एब्डोमेन लेंथ कितनी है। हम इसमें कह सकते हैं कि इसके व्हील का साइज कितना है, इसके गियर का साइज कितना, गियर की हाइट कितनी है, साइज कितना है उसका, और उसका सीट का कंफर्ट लेवल क्या है, वो हम डिफाइन कर देते हैं उसकी वैल्यूज। यानी ओके। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास बन गया इंसेक्ट। हमने 10 इंसेक्ट कलेक्ट किए, 10 इंसेक्ट इकट्ठे किए, उनको तमाम को मेजर किया। इट मीन्स दैट हमने 10 मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल्स ली, उनको इकट्ठा किया। तो फॉर एग्जांपल यही हीनो पार्क मोटर्स, ये कौन कौन सी व्हीकल्स बना रहे हैं, तो उनके तमाम व्हीकल्स को लिया डाटा उनका। व्हीकल नंबर 1, आप इसको व्हीकल 1 का नाम दे सकते हैं, व्हीकल 1, और उसकी ये एक उसकी वैल्यू हो गई, फॉर एग्जांपल व्हील, ये उसकी दूसरी वैल्यू, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ओके, ये हमने उसका नाम दे दिया। इस तरह दूसरी ली और उसका नाम दे दिया, तीसरी ली उसका नाम दे दिया, चौथी ली, उसको हमने उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू लिखी यहाँ पर, ओके। अब इस तरह करते करते हमारा सारा एक पूरी फाइल जनरेट हो गई। तो ये डेटा सेट एक टेबल पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और डेटा सेट टेंस ऑफ टेबल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। मीन्स के पहले हमने बना लिया टेबल व्हीकल्स का। गॉट इट। कौन कौन सी व्हीकल्स हैं, और कौन कौन सी व्हीकल है, उसका किस डिपार्टमेंट बन रही है, और क्या चीज़ें हैं, और उसकी कितनी प्रोडक्शन रही है। फाइन। दूसरा हमने बना लिया, हर व्हीकल का अलग टेबल बना लिया, फिर हर व्हीकल का अलग टेबल बना लिया। तो ये टेंस ऑफ टेबल भी बन सकते हैं। इसी तरह ये सिर्फ प्रोडक्शन से मुतलिक हो सकता है, सेल से मुतलिक भी टेबल अलग होगा, और बाइंग से मुतलिक भी टेबल, परचेज से मुतलिक भी होगा, असेसरीज बाइंग से मुतलिक भी हो सकता है, और हमारे एम्प्लॉय से मुतलिक भी हो सकता है, उनकी सैलरी से मुतलिक भी हो सकता है। मीन्स कि लॉट ऑफ टेबल्स कैन बी देयर। गॉट इट। तो इन शॉर्ट जो डेटा सेट है वो एक टेबल मुश्किल हो सकता है, और टेंस ऑफ टेबल भी उसके बन सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दिया। ओके। एक तो ये है कि डेटा सेट आप खुद बनाते हैं,
खुद बनाया आपने। हम आमतौर पे जो हमारे एमएसके और पीएचडी के स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं या बाकी जो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक होता है फर्स्ट हैंड डेटा, यानी फर्स्ट हैंड डेटा और प्राइमरी डेटा भी इसको कहते हैं, और एक है सेकेंड हैंड डेटा या सेकेंडरी डेटा। तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया, आपने खुद किया, तो दैट इज फर्स्ट हैंड डेटा। तो स्टूडेंट्स समटाइम फर्स्ट हैंड डेटा भी कलेक्ट करते हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज, फैक्ट्रीज, मिल्स और इनको विजिट करते हैं और वहां से जाके खुद इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। वो ज़्यादा मसाइल होते हैं उसके, लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। और एक तो ये है, दूसरा ये है कि बहुत से लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने एफर्ट्स करके फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर दिया और उसको ऑनलाइन रख दिया, उनको ऑनलाइन रख दिया, या कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिस तरह मैंने आपको डेटा सेट शेयर किया हुआ है उसका, तो रिपोर्ट पब्लिश हुई, उस रिपोर्ट से मुतल्लिक वो रिपोर्ट है, वो भी डेटा, ये वाली रिपोर्ट है क्यूएस रैंकिंग की, यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग की रिपोर्ट, तो वो भी अवेलेबल है वहाँ पर अवेलेबल। वो जिन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया, दिस इज फर्स्ट हैंड डेटा फॉर दैट कंपनी, और अगर जो हमने लिया वो सेकेंडरी डेटा हमारे लिए। ओके, तो इसी तरह बहुत से लोगों ने फेवर के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए बहुत सा डेटा सेट कलेक्ट किए हुए हैं। वो मुख्तलिफ कंपनी से मुतल्लिक हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन से मुतल्लिक भी हैं, सेल से मुतल्लिक भी हैं, वो इवन वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड वाइड जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनसे मुतल्लिक भी हो सकते हैं, और hundreds of not hundred, even thousand of जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इवन ऐसे डेटा सेट होते हैं, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ दुनिया के लोग स्माइल कैसे देते हैं, हर स्माइल कैसे देते हैं, स्माइल के मुख्तलिफ वेज में स्माइल दी जा सकती है, तो वो उसकी पिक्चर ले लेते हैं, तो उसकी पिक्चर ले लेते हैं स्माइल के, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ लोगों ने स्माइल दी, उनके हजार तरह के स्टाइल हो गए स्माइल देने के, तो वो तमाम की पिक्चर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी एक डेटा सेट बन जाता है। हम इसको क्या करते हैं फिर बाद में, अगर कोई पर्सन, किसी को हमने आइडेंटिफाई करना है, सॉरी बात कहीं और निकली, लेकिन आई थिंक इट वुड बी यूजफुल, तो अगर हमने देखना है कि कोई पर्सन, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि ये इसकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो हम, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ऐप है, हमारा जो सिस्टम है, वो ट्रेन होता है, और ट्रेन होने के बाद फिर ये चेक करता है, ओके अब ये पर्सन ने जो एक्सप्रेशन दिया ये स्माइल है कि नहीं। एनीवे, तो ये मुख्तलिफ डेटा सेट्स मौजूद हैं। तो ओके, ये कैगल है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट फॉर डेटा सेट्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनेट प्राइसेस अराउंड 200 प्लस कंट्रीज इन 2022, तो इसका डेटा सेट्स भी है, लोगों ने मेहनत की हुई है। कोई एप्स, कोई पाइथन में बना दिया, कोई स्क्रिप्ट लिख दिया, और उसको उसके थ्रू मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर जो कि ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे गए, उनकी वेबसाइट्स को, वेबसाइट से डेटा स्क्रैप किया और उसको प्लेस कर दिया एक प्रॉपर फॉर्म में। तो दिस इज, वी कॉल इट के ये एक एफर्ट हुई है, उसका डेटा सेट है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट है, और होम डेटा फॉर मशीन लर्निंग कोर्स है, ग्रेजुएट एडमिशन प्रैक्टिसेस हैं। ये चंद एक हैं टेंस ऑफ डेटा सेट्स, जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि कैगल में, ये चंद दिन पहले की मैंने स्नैपशॉट ली है, कैगल में 4810 डेटा सेट्स हैं। ओके, इसी तरह ही हम ये देखें केडी नगेट्स में भी 1000 ऑफ डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, और इसकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग, एआई एनालिटिक्स के, और यूसीआई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आई थिंक दिस इज, तो यूसीआई का डेटा सेट है, और इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि 622 डेटा सेट्स हैं। एनीलिंग एडल्ट का डेटा है, आर्थराइट्स का,
आर्टिफिशियल करेक्टर्स का, ऑडियोलॉजी का, ये मुख्तलिफ डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। गिटहब आप सुनते हैं, गिटहब का डेटा सेट्स भी बेतहाशा लोगों ने उस पर मेहनत की हुई है, डेटा सेट्स वहाँ रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ साइट्स का मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ साइट्स की मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं डाटा सेट को प्रेजेंट करने के लिए। कुछ डाटा सेट को प्रेजेंट करते हैं सिर्फ उस पर डाटा सेट रख दिया और उनके टेबल दे दिए। कुछ जो है वो डिटेल्स मांगते हैं कि इसमें कितने टेबल हैं, हर टेबल की क्या, हर टेबल क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो वो ज़्यादा आसान काम है। लेकिन जो डाटा सेट प्लेस कर रहे होते हैं उनके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। लेकिन एक दफ़ा आसानी करने के बाद, एक दफ़ा मुश्किल लेने के बाद कई लोगों के लिए आसानी हो जाती है। तो इस तरह ही NLP का डाटा सेट है, NLP फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिस तरह हम उसको बात करते हैं, मोबाइल से उर्दू में बात करते हैं, किसी और लैंग्वेज इंग्लिश में बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम इंग्लिश में लिखते हैं, पश्तो में, उर्दू में, फारसी में, अरबिक में, कंप्यूटर से, किसी मशीन से बात करते हैं, या बात भी ना करें, उसको टेक्स्ट दें, उसको टेक्स्ट दे दें, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इससे मुतल्लिक बेतहाशा डेटा सेट्स अवेलेबल हैं इस पे, गिटहब पे। ये गूगल भी पीछे नहीं है इससे, उन्होंने भी research.google.com पे डेटा सर्च के नाम से एक रेपोजिटरी दे दी है डेटा सेट्स की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। इस तरह वर्ल्ड बैंक का डेटा सेट है, और इवन कोई भी कंपनी का है डेटा, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अपना रिकॉर्ड के लिए होता है। तो वो ये जो हम कहते हैं कि दूसरों का, उनका उनका सिस्टम हैक हो गया, तो सारा डाटा लीक हो गया, तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि उनका डाटा सेट चोरी हो जाता है, और या डाटा सेट चोरी कर लिया जाता है, हैक कर लिया, सिस्टम हैक कर लिया, तो मकसद यही होता है कि डाटा को ले लेना। तो फिर उस डाटा सेट से मुख्तलिफ अपनी इंटेंशन के मुताबिक बेनिफिट्स लिए जाते हैं, उससे बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा। मैंने भी स्टार्टिंग में इसी वेबसाइट को रेफर किया था, इसको फॉलो किया था, और बाकी मैं स्टूडेंट्स को भी यही रेफर करता हूँ। ये टूवर्ड्स डेटा साइंस, इट्स अ वेरी गुड ब्लॉगिंग वेबसाइट, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं। ये किसी बंदे ने, हार्षित त्यागी, ये एक पर्सन है, इसने एक पूरी बहुत काफ़ी एफर्ट के बाद इसमें टेंस ऑफ डाटा सेट्स इस बंदे ने उनके लिंक्स दिए हुए हैं, और मुख्तलिफ डोमेन से मुतल्लिक डाटा सेट्स हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको जाके देख सकते हैं, जिस तरह ये और ये इसने डाटा सेट्स इटसेल्फ नहीं दिए, बल्कि वो भी दिए हुए हैं, लेकिन इसने जो बेहतर काम किया हुआ है कि वो वर्ल्ड वाइड www पे जो मेजर वेबसाइट्स हैं डेटा सेट्स की, उनको भी यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ, उसमें उनको भी यहाँ पर उनके रेफरेंसेस, लिंक्स दिए हुए हैं। तो ये एक अच्छी एफर्ट है, और काफ़ी के लिए बेनिफिशियल भी है, मुझे भी इससे फ़ायदा हुआ इस साइट से। इस तरह ये पेपर्स विद कोड की एक साइट है, इनके पास ऑलमोस्ट 7000 डाटा सेट्स हैं इन पे। आप समझ सकते हैं कि 7000 डाटा सेट्स का मतलब क्या है, कि 7000 फाइल्स अवेलेबल हैं, जो कि, और अब अगर आप इधर देखें तो ये जहाँ पर मैं माउस लेके गया हूँ, तो यहाँ पर इसके इमेजेस का डाटा सेट इनका इतना है, टेक्स्ट का ये है, वीडियोस का डाटा सेट, ऑडियो का डाटा सेट, मेडिकल से रिलेटेड डाटा सेट, ये टास्क के मुतल्लिक है। तो ये सारे के सारे डाटा सेट्स अवेलेबल हैं, ये हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको शेयर किया डाटा सेट, एक तो मैंने QS की बात बार बार कर दी, QS रैंकिंग की, और दूसरा जो डेटा सेट मैंने आपसे शेयर किया वो Contoso कंपनी है। वो ये एक फैक्टिशियस, या ये कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी सी तखयलाती कंपनी बनाई है, और उसका डेटा सेट है। और ये जो डेटा सेट आपको शेयर किया गया है, और मैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, वो डेटा सेट ऐसा है कि
माइक्रोसॉफ्ट का जो ये टूल है पावर बीआई, बहुत से लोगों ने जिन्होंने ट्यूटोरियल्स लिखे हैं, उन लोगों ने ज़्यादातर इसी डाटा सेट को रेफर किया हुआ है। तो इस लिहाज से अगर आप एक दफ़ा इसको डाटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो हमने रखा है इस पे प्रैक्टिस के लिए, इसको अगर आप कर लेंगे तो इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो आपको बहुत सी दूसरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना आसान हो जाएगा। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छा ट्यूटोरियल होता है लेकिन उसका डाटा सेट जो उसने फॉलो किया होता है वो मिलता नहीं है। तो ये एक अच्छा डाटा सेट है जो हमने यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये हमारी डाटा सेट की स्टोरी मुकम्मल हुई। अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है, लेट्स हैव अ ब्रीफ रीकैप, शॉर्ट रीकैप कि डेटा होता क्या है, any unit of interest that you want to communicate, want to execute, want to have with you, or want to transform it to the information, to the knowledge, is called as data. फिर हमने देखा कि डेटा की टाइप्स कौन सी हैं, उसकी कैटेगरीज कौन सी हैं, यूनी, मल्टी और बाई वेरिएट डेटा कौन सा था, फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूनी, मल्टी और बाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ की टेक्निक्स कौन कौन से ग्राफ भी यूज़ करते हैं और दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और फिर हमने उनकी देखा कि डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर हमने डेटा सेट पे हमने जंप किया और डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट बनाया कैसे जाता है, डेटा सेट और ये जो आप देखते हैं कि फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, या इवन जो मुख्तलिफ कंपनीज अपने सेलर से, बायर से या अपने स्टेक होल्डर से कुछ इनपुट लेती है तो वो भी डाटा सेट की फॉर्म में होता है। तो डाटा सेट और फिर हम खुद भी डाटा सेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल ली उसकी, बायोलॉजिकल बेस्ड एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल डोमेन से ली, लेकिन उसको हमने मैप करने की कोशिश की ऑटोमोबाइल के साथ। और फिर हमने ये देखा कि एक तो है कि हमारा प्राइमरी डेटा है, और दूसरा अगर हमारे पास एक हमारे पास प्राइमरी डेटा है और दूसरा हम देखते हैं कि प्राइमरी नहीं, हमारे पास सेकेंडरी डेटा अगर है तो उसके सोर्सेज मैंने आपसे शेयर किए, तकरीबन 8-10 मेजर साइट्स हैं जो कि अमूमन रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स उसको शेयर करते हैं। तो इसको हमने देखा और ये देखा कि कहाँ कहाँ से डाटा सेट लिया जा सकता है। ठीक है जी, अभी तक हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम स्विच करने जा रहे हैं ग्राफ्स की तरफ और गेटिंग डेटा फॉर मेकिंग डेटा सेट्स। योर डेटा सेट टास्क विल इधर, मैंने आपसे ये भी शेयर किया कि डाटा सेट हम बनाना है, अगर हम डाटा सेट बनाते भी हैं तो हम किस तरह से डाटा सेट बना सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि ओके फॉर्म्स फिल करवा लिए हम, मैंने एक और आपको एग्जांपल दी कि आपने पाइथन में कोई स्क्रिप्ट लिखा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाइथन में एक स्क्रिप्ट लिखा और उस स्क्रिप्ट से मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा स्क्रैप किया मैंने, और वो जो डाटा मैंने स्क्रैप किया उसको फिर डाउनलोड किया, उसके बाद उसकी क्लीनिंग की और क्लीनिंग करने के बाद डाटा को फिर मैंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चेंज किया, और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद मैंने फिर उस पर मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई कर दी, तो वो हमारे पास एक डाटा सेट इस तरह बन जाता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से कहाँ का एफर्ट्स, हाईली हमें एफर्ट मोस्ट इंटेंसिव डाटा खुद कलेक्ट करना है। ऑब्वियसली खुद काम करना मुश्किल होता है और फिर किसी का किया हुआ काम कोड कर देना आसान होता है। तो गिवन डेटा है वेरी इजी, डाउनलोड डेटा है that's comparatively a bit higher level, or required to scrape data from the web, that's fine, most difficult। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा विजुअलाइजेशन, कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन या डेटा को विजुअलाइजेशन कैसे करवा सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखी, मैंने आपसे पहले शेयर किया अपने कोलीग से आपसे कि जो डेटा है फॉर्म्स और रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है।
फॉर्म जो होता है ये इनपुट के लिए और रिपोर्ट्स आउटपुट के लिए। गुड। तो और ये जो विजुअलाइजेशन है ये भी, और रिपोर्ट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती, शक्लें हो सकती हैं। रिपोर्ट हम टेक्स्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, रिपोर्ट पिक्चर फॉर्म में भी दे सकते हैं, रिपोर्ट हम ग्राफ की फॉर्म में भी दे सकते हैं, रिपोर्ट हम वीडियो की फॉर्म में भी दे सकते हैं, रिपोर्ट हम ऑडियो की फॉर्म में भी दे सकते हैं। गॉट इट। तो ये मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं। अभी हम जो देखने जा रहे हैं, जो तरीकाकार देखने जा रहे हैं वो, और सबसे अच्छा तरीका इमेज का या ग्राफ का तरीका होता है, क्योंकि ये बहुत सा हम बिना बगैर सुने, बगैर बहुत लंबी चीज़ों को देखे, बहुत लेंथी चीज़ों को, लेंथी वीडियो को देखे, और बहुत ज़्यादा टैग बगैर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़े, और बहुत ज़्यादा लंबा एक बहुत लेंथी डिस्प्ले को पढ़ने के बजाय अ पिक्चर इज 1,000 वर्ड्स, तो हम पिक्चर की फॉर्म में चीज़ को डिस्प्ले कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई अमंग ऑल द वेज ऑफ data representation, among all the ways of reporting techniques, and the most accepted or most worthwhile is data visualization. बहुत सी चीजें हम देखते हैं। A picture is 1,000 words. आप जितनी मर्जी तारीफ करते रहे किसी की, बस उसको एक नजर देख लिया तो सारा कुछ पता चल गया। तो कुछ फेस रीडिंग भी होती है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो वो हर बंदा फेस रीड नहीं कर लेता, ये भी खुदा सलाहियत होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे के पिक्चर इज 1,000 वर्ड, सिर्फ चेहरा देख के बता देना कि ये बंदा अब क्या कर, ये इसकी आदतें कैसी हैं, इसकी करतूतें कैसी हैं, ये काम कैसे करता है, और ये क्या, किस तरह से इसकी नेचर क्या है। तो ये भी एक टेक्निक होती है। जितना अच्छा फेस रीडर होगा उतना बेहतर तौर पे वो उस चेहरे की पिक्चर से रिपोर्ट ले सकता है। ठीक है जी। ओके, ये आपको यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये पावर बीआई से बना हुआ है, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बल्कि इसी पिक्चर से थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम खुद बनाएंगे और बना सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स आप मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। कोई एक दो बोल दें कि इंशाल्लाह चीज़ें ठीक चल रही हैं, आवाज़ ठीक आ रही है, कुछ इस पे कुछ रिपोर्ट दे दें, कमेंट दे दें, या ठीक आ रही है सर। मैसेज आ रहे हैं जी। थैंक यू जी अबू बकर साहब, नोमी, सना, अहमद, मिराज, थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू करीमा, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रिपोर्ट है, और ये इससे बनी हुई है, पावर बीआई से बनी हुई है। मैं आपको इनके तो थोड़े से नाम बता देता हूँ, फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह इसको करेंगे भी। मुकम्मल ना भी इनको देख सके, लेकिन मैक्सिमम इंशाल्लाह हम कर लेंगे इसको आज, क्योंकि हमारा आज के कोर्स में ये चीज़ें, इसमें से काफ़ी चीज़ें शामिल हैं आज का जो सेशन है। ओके, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम, ये जिस पे लिखा हुआ है ओवरव्यू एज ग्रुप्स पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इनसाइड एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके, ये जो ये कार्ड्स हैं, इन्हें हम कार्ड्स बोलते हैं पावर बीआई की फॉर्म में, इन्हें हम कार्ड्स बोलते हैं। ये हमने कार्ड्स प्लेस किए हुए हैं, डेटा लेबल्स। कार्ड्स पे हम खुद टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये ओवरव्यू लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड भी हम खुद दे सकते हैं, इसको खूबसूरत हम खुद बना सकते हैं। हम हमारे अपने पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसा इसकी प्रेजेंटेशन कैसी करना चाह रहे हैं। और मीन्स कि हम खुद टेक्स्ट भी दे सकते हैं, और सेकेंडली देखिए पानी तो लगा, आप ना डॉक्टर मतलूब से मिल लें, वो आपको बता देंगे। 3 डिशेज हैं बस, और 6 लोग हैं, 1 बजे इंशाल्लाह डॉक्टर मतलूब से कांटेक्ट कर लें। सॉरी पार्टिसिपेंट, ये जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है सामने,
ये आप खुद भी बना सकते हैं कार्ड्स, एज ग्रुप्स, पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनसाइट्स और एक्स्ट्रा चार्जेस। ये और इन कार्ड्स को आप लिंक भी कर सकते हैं, इन कार्ड्स को हम लिंक भी कर सकते हैं उनके साथ किसी आउटकम के साथ, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं चर्न रेट, नंबर ऑफ कस्टमर्स चर्न। ओके, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट ये भी ये मल्टी कार्ड्स हैं या मल्टी रो कार्ड्स इन्हें कहते हैं हम। तो ये भी कार्ड्स हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं हम, और यहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। आगे इन कार्ड्स पे वैल्यूज भी आ रही हैं। गॉट इट? इस तरह ये जो हम देख रहे हैं इसको हम डोनट चार्ट कहते हैं, डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट का पर्पस क्या होता है कि हम एक ही हमारे पास कोई स्टॉक है, उसकी सेल हम देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी व्हीकल 1 की कितनी सेल है, व्हीकल 2 की, व्हीकल 3 की, व्हीकल 4 की। हम इस फॉर्म में भी उसको शो करवा सकते हैं। या टोटल सेल हमारी 1 है और उस 1 में से कितनी सेल किस किस की है, तो उसको डोनट फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। इस तरह हम इसको इसमें भी पाई चार्ट में भी शो करवा सकते हैं और बार चार्ट में भी शो करवा सकते हैं। इस वक्त जो बार चार्ट है, बार चार्ट यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्म्स में होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी होता है और रेक्टेंगल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होता है। तो दोनों के बेनिफिट्स हैं। जो इस वक्त नजर आ रहा है आपको, इसका फायदा ये है कि ये कंपैरेटिवली अच्छी लुक देता है और थोड़ी स्पेस में ज्यादा अच्छा बेहतर डिस्प्ले देता है एज कम्पेयर टू द ऑपोजिट शेप ऑफ दिस चार्ट। ये ग्राफ्स हैं। ओके, तो इस वक्त जो डिस्प्ले हो रहा है ये वाला। अभी इसकी खूबसूरती ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ कंपैटिटर, दिस वन, ये सेकंड वाले को, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसके क्लिक करने पे पूरे चार्ट में जो जो चीजें मुझे रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही है वो इसके मुताबिक अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हो जाएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू इससे मुतल्लिक है वो सिर्फ वो डिस्प्ले होगी, बाकी यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर डिस्प्ले, और फॉर एग्जांपल वो कंपैटिटर किन किन कंट्रीज में काम कर रहा है तो वो कंट्री यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह इनसाइट्स है और एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जो कि हम अभी शॉर्टली हम ये इसको करेंगे। ओके, ये आप एक और देखिए, अभी ये नहीं, यकीनन आपको बस समझ आ गई होगी वो पहले जो हमने देखा। ये क्या चीज है? कार्ड्स। फाइन, ये क्या बता रहा है? कार्ड क्या बता रहा है? प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है टेबल के उस वेरिएबल के साथ जिस वेरिएबल में ये वैल्यू मौजूद है प्रोडक्ट्स सोल्ड की। वो अगर वहां पर आप चेंज होती है तो यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले में ये अपडेट हो जाएगी। इस तरह टोटल सेल्स है और सेल्स एनालिसिस हमने ये खुद, सेल्स एनालिसिस को यहाँ पर हमने खुद इनपुट दी हुई है। ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये स्लाइसर है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंजॉय करता है बंदा इसको ना। वो कैसे कि अगर मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया, आपने देखा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज या ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज आप जो सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें डिस्प्ले हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये स्लाइसर लगाया हुआ है, इसे हम स्लाइसर बोलते हैं, इंशाल्लाह हम यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने ऑल पे क्लिक किया तो ये पूरे चार्ट पे, पूरी रिपोर्ट पे या पूरी ये जो डिस्प्ले पे क्या शो हो रहा है कि हमारी सारे साल की सेल कितनी है 10 मिलियन, और कितनी प्रोडक्ट हमारी सोल्ड हुई है 99,000, और मंथली सेल यहाँ डिस्प्ले हो रही है पूरे साल की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अंटिल दिसंबर। और
फिर यहाँ पर क्या मल्टीपल डिफरेंट ईयर्स की यहाँ शो हो रही है, 2003, 2004, 2005, ओके। फिर ये सेल्स बाय कंट्री, यूएसए में कितना सेल हुआ, फ्रांस में कितना, जापान में कितना, यूके में, सिंगापुर में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और डिफरेंट। अब ये टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, ये क्या बता रहा है, इसको भी हम ये एक ट्री, इसको हम बोलते हैं ट्री मैप। ये वाला जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये वाला मल्टी कलर वाला, इसको ट्री मैप बोलते हैं। ये क्या बता रहा है हमें कि टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट टाइप, क्लासिकल कार्स, ओके, क्लासिकल कार्स, ये यानी हमारी जो टोटल सेल हुई है प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल हमारी टोटल जो प्रोडक्ट सेल हुई हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स थी जो फॉर सेल थी, वो थी 7 थी टोटल, ओके। अब उन 7 की 7 सेल्स को यहाँ तो ये डिस्प्ले कर दे, जिस तरह ये ग्राफ शो हुआ है कि क्लासिकल कार्स की इतना ये शो हुई है, और विंटेज कार्स, मोटरसाइकिल, शिप्स, ट्रक्स एंड बसेस, प्लेन्स और ट्रेन्स, तो ये जो सेल्स थी यहाँ पर, या तो ग्राफ्स की फॉर्म में शो कर दे, वो भी फाइन, या आपको इस शेप में शो कर, इस शेप में शो करने का फायदा ये है कि यहाँ पर जरा ज्यादा बेहतर विजुलाइज हो जाता है और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम कर पाते हैं कि कोई किसी चीज का कितना बड़ा स्केल है, और हमें उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, फाइन। तो ये क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट की, क्लासिकल कार की सबसे ज्यादा सेल्स, फिर विंटेज कार्स, फिर मोटरसाइकिल्स, फिर ट्रक्स एंड बसेस, फाइन, प्लेन्स, शिप्स और ट्रेन की येलो में शो कर, गॉट इट। तो मैं स्लाइसर की बात कर रहा था, तो स्लाइसर में जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अंटिल दिसंबर हम ये करते हैं, तो ईयर, इधर से ईयर सेलेक्ट करें अगर हम, तो उसी ईयर, ये तमाम का तमाम जो डेटा नजर आ रहा है ये सारा उसी ईयर का आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ जनवरी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जनवरी में सिर्फ ये आएगा डिस्प्ले कि सेल्स बाय कंट्री, यानी यूएसए में जनवरी में कितनी सेल हुई, फ्रांस में जनवरी में कितनी सेल हुई, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, फिनलैंड में जनवरी में कितनी सेल हुई, ओके। और क्लासिकल कार्स की, पर्टिकुलरली क्लासिकल कार्स की जनवरी में क्या सेल है, विंटेज कार्स की जनवरी में क्या सेल है, ओके। तो इस तरह ये मंथली सेल, ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जनवरी शो होगा, बाकी शो नहीं होगा। इस तरह ईयर्स के अंदर भी सिर्फ जनवरी शो होगा, बाकी शो नहीं होंगे। ये टोटल सेल्स यहाँ पर है, ये भी सिर्फ जनवरी का शो होगा। प्रोडक्ट सेल, ये भी सिर्फ जनवरी का शो होगा, गॉट इट, ठीक है जी। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारा पावर बीआई जो है वो क्या क्या कर सकता है और हम उससे किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं और किस तरह से चीज़ें विजुलाइज हो सकती हैं, कितना कंट्रोल इन्वायरमेंट हमारे पास होता है इसकी रिपोर्ट का। ये मैं पहले आपको बता चुका कि विजुलाइज डेटा हमें क्यों जरूरत पड़ती है। मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन होती हैं एंड रिपोर्ट्स की, हमने प्रिफर करते हैं कि डेटा ग्राफ की फॉर्म में शो हो। तो हम क्यों करते हैं, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमारा जो माइंड का मेकअप, माइंड मेकिंग की हुई है, हमारा जो दिमाग बनाया हुआ है, उसका डिज़ाइन किया हुआ है, माइंड डिज़ाइनिंग की है, ब्रेन की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो उस डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा रोल है वो विजुलाइजेशन का होता है। वो आपने एक लफ्ज़ होता है आइनुल यकीन, और कि आंख से जो चीज़ देखी जाती है उसका यकीन ज़्यादा दिल में आ जाता है। वो इवन नबियों ने भी ये कहा कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान में आता है कि उन्होंने कहा कि ए अल्लाह कैफ़ा तुह्यिल मौता, क्या मुर्दों कैसे ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करूँगा। तो क्या कहा, तत्मइन्न क़ल्बी, नहीं नहीं अल्लाह बताए, मैं अपने दिल को ज़रा इत्मीनान के लिए ना। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा अच्छा वो 4 तरह के मुख्तलिफ परिंदे लो और फिर उनको मानूस करो, फिर उनको ज़िबा करो, उनका गोश्त इकट्ठा करो और फिर मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रखो, फिर उनको बुलाओ। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया, फिर कहा ओके। इस तरह ही उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, 100 साल सोए रहे, अल्लाह तो इस बस्ती को कैसे उठाएगा। तो
अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जो सोचों में ना आ सके, जो सोच में आ जाए वो खुदा हो नहीं सकता। तो अल्लाह की ज़ात ही वो जो सोचों में नहीं आती, उसके काम भी नहीं हम समझ सकते। वो जिस तरह वो पर्दे में, इस तरह उसके प्लान्स भी पर्दे में ही होते हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, तो इससे यकीन स्ट्रेंथन हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सूरत बकरा जहाँ से स्टार्ट होती है कि हमने जो ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो कि गैब पर यकीन करते हैं। तो ये कुरान भी उन्हीं को बेहतर समझ आएगा जो गैब पर यकीन करते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि देखने वाला जो यकीन है उस वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हमें दावत दी गई है गैब के यकीन की। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, और हमें जो अंबिया और सहाबा की ज़िंदगी से नज़र आता है कि जिन्होंने गैब पर यकीन करते करते इस लेवल पे पहुंच गए कि अल्लाह ने गैब को भी उनके सामने दिखा दिया, उनकी नज़रों से, उनके दिल की आंखों से, इवन सर की आंखों से भी उनको दिखा दिया। एनीवे, तो ये विजुअलाइज डाटा हम क्यों करते हैं, उसकी रीजंस हैं। ये ब्रेन का मेकअप है, कुछ बायोलॉजिस्ट ने इन पे एफर्ट्स की हुई हैं, मेहनत की है और बताया है कि ब्रेन के अंदर जो विजुअलाइज वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसलिए तो और कोई भी चीज़ अगर गैब में हो, उसको अगर आप कसरत से उसको सुने, उसके फ़ज़ाइल सुने, तो आपको महसूस होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपके सोचों में एक पिक्चर की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तो आप देखते हैं मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो चीज़ें गैब में हैं और उसको कसरत से बयान किया। जिस तरह सहाबा के बारे में जो ताबईन क्या कहा करते थे, खसूसन जो थे सहाबा के बारे में, कि इनका इनका तो गैब पर ऐसा स्ट्रॉन्ग यकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया था कि अगर जन्नत और दोज़ख भी इनके सामने ला दी जाती तो इनके ईमान में फ़र्क ना पड़ता। तो एनीवे, तो ये चीज़ें जो हैं वो भी एक अहम रोल रखती हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर। तो ये जो मैं पहले आपसे शेयर किया कि पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, फाइन। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं, कुछ प्लॉट्स हैं जो कि हमने देखे। तो हमें अभी हमारा लेक्चर 1.25 घंटा हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो चीज़ें हैं इसको सिर्फ 15 मिनट्स थोड़े से मज़ीद दें इसको, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम यहाँ लगे रहे तो फिर तो ये थ्योरी में गुजर जाएगा सारा काम। तो आई थिंक इसको तो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट और नेस्टेड पाई चार्ट्स कैसे, हम डोनट चार्ट्स होते हैं इसमें, और ये स्कैटर्ड प्लॉट्स होते हैं। आउटलायर्स क्या होता है, आउटलायर्स क्या होते हैं, तो आउटलायर्स वो होते हैं कि जो अमूमियत से ज़रा दूर होते हैं, जो ख़ास होते हैं, जो अमूमियत से ज़रा दूर होते हैं, तो इन्हें आउटलायर्स कहा जाता है। तो हमारी ज़िंदगियों में भी इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, अपनी तबीयत मिजाज के अतबार से घरों में आउटलायर होते हैं। तो डाटा में भी आउटलायर होता है, क्लास के अंदर भी आउटलायर्स होते हैं एज के अतबार से लोग, बाकी सारे बैठे हुए हैं मैक्सिमम 30 एज तक, और एक बंदा 55 साल का बैठा हुआ है, तो ही इज़ आउटलायर और शी इज़ आउटलायर। डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, ये मैंने आपको शेयर कर दिया आपसे। डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स जो मैंने पीछे ग्राफ स्किप किए हैं, वो अगर मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से उसको प्रेजेंट करना शुरू कर देते तो हमारा सारा लेक्चर इसी पे गुजर जाना था। लेकिन हम इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो देख लेंगे इसको, तो थोड़ा थोड़ा उसके मैं आपको फ़ज़ाइल भी बता दूंगा, ताकि जो है वो उसको शौक पैदा हो जाए करने का। कहते हैं कि फ़ज़ाइल से काम करने का, अमल करने का शौक पैदा होता है, और दलाइल से इस्तकामत और बसीरत पैदा होती है। तो जब मैं आपको फ़ज़ाइल सुनाऊंगा सिर्फ, तो शौक तो होगा, लेकिन दलील ये होगी कि जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो फिर इस्तकामत और बसीरत भी इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस का जो प्रोसेस है, इसको हम मैंने आपको शेयर कर दिया कि यही सिर्फ बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंस जेनेरिक है। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक और टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और जेनेरिक है, ये तमाम तरह के डेटा को, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा
आई बिलीव कि आपको याद है कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो डेटा साइंस में दोनों तरह के डाटा को हम टारगेट करते हैं, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स में हम या बिजनेस इंटेलिजेंस में अमूमन हम स्ट्रक्चर डेटा को ही टारगेट करते हैं और बिजनेस रिलेटेड डाटा को टारगेट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस एक अम्ब्रेला, एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसके नीचे एक छोटा अम्ब्रेला है, या एक बड़ा दायरा है उसके अंदर एक छोटा दायरा बिजनेस एनालिटिक्स का है, जो पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड डील करता है, बिजनेस डाटा से रिलेटेड हम इसमें बात करते हैं। बीआई के इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली इंटरेक्टिव एक्सेस टू डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। बिजनेस इंटेलिजेंस की एक पूरी जर्नी है, बिजनेस इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन पे इसमें बात की गई है। इस थ्योरी में जाने की डिटेल से ज़रूरत नहीं है। और ETL का मैंने जिक्र किया था, वो ब्राउशर में भी जिक्र है ETL का, तो वो तो हम देखेंगे। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म और लोड। तो ये एक्सट्रैक्ट का हमने काम अभी कर चुके हैं। क्या मतलब कि एक्सट्रैक्ट कहते हैं कि डाटा को कहीं से उठा के लेकर आना, पिक करके लेकर आना, कलेक्ट करके लेकर आना, खींच के लेकर आना, निचोड़ के लेकर आना, तो हम इसे बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। और ये वेबसाइट से भी हो सकता है, ये हमारा प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, और प्राइमरी डेटा ही होता है अमूमन, हम इसे एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में लेते हैं। तो और उसके बाद फिर जब डेटा फॉर्म बन गया, और एक्सट्रैक्ट के अंदर फिर आगे काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, उसमें हमारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर लोड करते हैं। ट्रांसफॉर्म का जो प्रोसेस होता है ये हम देखेंगे आगे। ट्रांसफॉर्म में हम चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, जो हमारा डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है उसको क्लीन करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, खेलते हैं थोड़ा सा, तो उसको बेहतर शक्ल में लेकर आते हैं। जब कर लिया तो उसके बाद हम उसको मतलब लोड कर लेते हैं। जब लोड कर लिया तो फिर उसको हम डिस्प्ले में ले आते हैं, उसको ग्राफ्स की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन भी हम करना शुरू करें तो विल टेक टू मच टाइम। एनीवे, सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप खुद भी इसको देखना चाहें और एवोल्यूशन कैसे हुई, किस तरह से चीज़ें बनती चली गई और एक नई शक्ल में, न्यू शेप में सामने आ गई। पावर BI एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि ये बिजनेस एनालिटिक्स सोल्यूशन है जो कि आपके डेटा को विजुलाइज करने में और इनसाइट्स शेयर करने में हेल्प करता है। ये इसकी कुछ हिस्ट्री है। जेमिनी 2006 में स्टार्ट हुआ था। उन्होंने क्या किया, अमूमन आपके नॉलेज में होगा कि, और शायद आपकी कंपनी में ये चीज़ें चलती हों, कि कुछ चीज़ें ना पहले इन हाउस उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, वर्किंग हो रही होती है, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन हाउस होते हैं, सिर्फ विद इन कंपनी यूज हो रहे होते हैं, और उसकी इन हाउस ही प्रोडक्शन होती है या आउटसोर्सिंग भी हो जाती है, और उसको वहीं पे इस्तेमाल कर किया जाता है, बस बाहर लीक आउट नहीं किया जाता, ना बाहरी कंपनी को दिया जाता है। तो इसी तरह ये इन्होंने भी ऐसे ही किया था, जेमिनी बनाया उन्होंने। एक होता है प्रोजेक्ट नेम या कोड नेम्स, और ये सीक्रेट नेम्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के। अमूमन जब जिस तरह पावर BI में या मुख्तलिफ कंपनी में जब किसी व्हीकल पे काम चल रहा होता है तो उसको एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, कोड नेम दे देते हैं उसको, तो उस कोड नेम से बात करते हैं, ये नाम नहीं दिया जाता व्हीकल का। तो ये भी सीक्रेट चीज़ों को सीक्रेट रखने का तरीका कार होता है। तो उस कोड नेम से पुकारा जाता है, अच्छा फलां कोड नेम फलां प्रोजेक्ट पे कौन है और फलां प्रोजेक्ट की टीम क्या है, तो जो उसकी आउटपुट होती है उसका नहीं नाम जिक्र। एनीवे, तो ये एक हिस्ट्री है इसकी। फिर इसमें पहले ये जेमिनी की फॉर्म में आया जो कि विद इन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, फिर ये एक्सेल के साथ मिल के आया, फिर एक्सेल में इसका व्यू दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये एक सेपरेट एप्लीकेशन की फॉर्म में हमारे सामने आ गया। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है थोड़ी सी। ओके जी। तो अभी हमने 1 घंटा 20 मिनट इस पर स्पेंड किए हैं ऑलमोस्ट, अपनी फाउंडेशन ले डाउन करने में, अपनी अंडरपिनिंग स्ट्रॉन्ग करने में। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है, जो थ्योरी डिस्कस की है, जो शेयर की है आपसे मैंने, वो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आप में से अगर मैं 2-3-4 मिनट देता हूँ, इसमें आप ज़रा कुछ सोच लें कि हमने जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर सकें,
और हमने जो डिस्कस किया उसको रिकॉल आप कर सकें, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके जहन में हैं तो वो वेलकम टू। जी, आप इस पर थोड़ा सा देख लें ज़रा, फिर मुझे 2-3 मिनट बाद आई विल बी बैक।